everyone, welcome back and let's start with ISA 240 which is auditor's responsibility in relation to fraud. ठीक है, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू फ्रॉड? तो देखो, एक तो होता है कि आपको एज एन ऑडिटर आपको कुछ पता चल रहा है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ तो भी गलत हुआ है, तो इमीडिएटली जंप नहीं करना है आपने कि फ्रॉड ही हुआ होगा। सबसे पहले तो पता करो कि वो जो गड़बड़ हुई है वेदर इट इज एन एरर या फिर वेदर इट इज एन फ्रॉड। तो सबसे पहले तो यू शुड बी एबल टू क्लासीफाई बिटवीन एरर एंड फ्रॉड। अब एरर क्या होता है? एरर होता है यार गलती से मिस्टेक हो गए, मैनेजमेंट से गलती से मिस्टेक हुई है, इंटेंशनली नहीं किए, गलती से कुछ ट्रांजैक्शन नहीं मेंशन कर दिए, गलती से कुछ क्या कर दिया, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स गलत ले लिए, गलती से कुछ मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज कर दिए, गलती से किया लेकिन जानबूझ के नहीं किया है, गलती से किया है। और एज एन ऑडिटर आपको ये सारी मिसस्टेटमेंट्स पता चली, आपको दिखा कि कुछ तो भी गड़बड़ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आप क्या करोगे? मैनेजमेंट के पास जाओगे, उनको बोलोगे कि भाई आपने ये गलत किया है। मैनेजमेंट बोलेंगे हाँ हाँ भाई गलती से मिस्टेक हो गई। ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गई, आप भी समझ के लोगे, आप बोलोगे ठीक है गलती से मिस्टेक हो गई तो ठीक है, अब उसको करेक्ट करो तुम, फिर मैनेजमेंट करेक्ट कर लेगा, सब सॉर्ट है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो देखो, एक होता है एरर विच इज अनइंटेंशनल। अब इंसान से गलती होती है, इंसान गलती करते रहता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको सुधारना जरूरी है ना, गलती से सीखना जरूरी है। तो मैनेजमेंट से गलती हुई होंगी कुछ, ऑडिटर ने कम्युनिकेट कर दिया कि गलतियां हुई है आपसे, मैनेजमेंट ने उसको करेक्ट कर लिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सॉर्ट हो गया सब कुछ। लेकिन गलती कभी भी क्या होती है? अनइंटेंशनल। पर मान लो मैनेजमेंट जानबूझ के क्या कर रहा है? इंटेंशनली कुछ मिसस्टेटमेंट्स कर रहा है, इंटेंशनली, है ना। यहाँ पे मैनेजमेंट जानबूझ के चीटिंग कर रहा है, आपके साथ चीटिंग कर रहा है मैनेजमेंट, चीटिंग जानबूझ के रॉन्ग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा है, जानबूझ के कुछ ट्रांजैक्शंस मिस आउट कर रहा है, एवरीथिंग, और बहुत प्लानिंग के साथ, हाँ, पूरा प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ। मतलब एज एन ऑडिटर इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू इवन आइडेंटिफाई दोज मिसस्टेटमेंट्स। इतने अच्छे खासे तरीके से, इतने अच्छे खासे प्लानिंग के साथ में कुछ गलतियां कर रहा है, गलतियां नहीं, इतने अच्छे खासे प्लानिंग के साथ में कुछ फ्रॉड कर रहा है रादर, अगर मैनेजमेंट, तो उसके रिलेशन में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बताता है ISA 240। तो अब ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो हम लोग थोड़ा सा इतनू सा बाद में देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रॉड। तो देखो, फ्रॉड की भी टाइप होती है, ये फ्रॉड की तरह होती है। हाँ बेटा, फ्रॉड की तरह होती है, दो तरह के फ्रॉड होते हैं मेजरली। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रॉड दैट द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी कैन कमिट। पहला होता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं ना, उसमें रिपोर्ट करने में तुमने गड़बड़ कर रखी है, ठीक है, और इंटेंशनली की है बेटा, बार बार कह रही हूँ, इंटेंशनल है यहाँ पे सब चीजें। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हो तुम, सोच समझ के पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ में, यू आर नॉट डूइंग द करेक्ट रिपोर्टिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि तुम्हारा पर्पस ही है यूजर्स को डिसीव करना। तुम चाहते हो इंटेंडेड यूजर्स तक सही फिगर ना पहुंचे, तुम चाहते हो इंटेंडेड यूजर्स तक गलत फिगर पहुंचे, इसलिए सोच समझ के मैनेजमेंट क्या कर रहा है? गलत फिगर्स प्रेजेंट कर रहा है, उसे हम कहते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। अब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे हो सकती है? एक हो सकता है कि आपने मैनिपुलेशन कर दिया, ठीक है, मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, अल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, है ना, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहा है मैनेजमेंट, फॉल्स एंट्रीज कर रहा है, ये होता है एक। दूसरा क्या कर सकता है मैनेजमेंट? मिस रिप्रेजेंटेशन या इंटेंशनल ओमिशन, एंट्री की ही नहीं, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ही गायब कर दी। अब पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन गायब कर दी है, उसके रिगार्डिंग कोई एविडेंसेस ही नहीं रखे, तो ऑडिटर कैसे पहचानेगा ना उन चीज़ों को, ठीक है। तो ये एक है। यूजर्स तो दूर की बात, ऑडिटर्स के लिए भी कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है फ्रॉड पकड़ना। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो क्या ही पता चलेगा, वो लोग तो कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक भी नहीं कर रहे। इतने सोफेस्टिकेटेडली डिजाइन होते हैं ना कुछ फ्रॉड्स की, ऑडिटर खुद भी बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ फ्रॉड शायद डिटेक्ट ना कर पाए, क्योंकि की मैनेजमेंट इन्वॉल्व है उसमें, तो कैसे डिटेक्ट करेगा? इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर ऑडिटर ऑल्सो। इसीलिए हम लोग कहते हैं, देखो, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी जो ISA 300 में हमने क्या बोला था, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी चेक करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहा है और उसकी बैक हिस्ट्री ऐसी कि फ्रॉड करते रहता है, तो उस केस में आप ऑडिट एक्सेप्ट मत करो भाई, क्योंकि क्या पता उन्होंने फ्रॉड कर रखा है और तुम एज एन ऑडिटर यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दोज फ्रॉड। यूजर्स को तो गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है ना, यूजर्स विल ट्रस्ट यू,
और तुम अपने ओपिनियन में दे रहे हो अनमॉडिफाइड ओपिनियन, जबकि फ्रॉड हो रखा है कंपनी में, तो उससे अच्छा एक्सेप्ट ही मत करो। अगर मैनेजमेंट आपको लग रहा है कि मैनेजमेंट की बैक हिस्ट्री सही नहीं है, मैनेजमेंट लैक इंटीग्रिटी, तो एक्सेप्ट ही मत करो ऑडिट, क्योंकि एटलीस्ट गलत ओपिनियन तो नहीं दोगे। एनीवे वो तो IC 300 में हमने कवर किया। 240 में आते वापस, तो मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, इंटेंशनल ओमिशन कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, ये एक तरीका होता है। दूसरा क्या हो सकता है, इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज जानबूझ के गलत तरीके से अप्लाई हो रही है। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेना अलाउड है ना, मैनेजमेंट कैन टेक अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जानबूझ के गलत उल्टे सीधे एस्टिमेट्स ले रहे, कोई हाथ पैर नहीं है उन एस्टिमेट्स का, फिर भी ले रहे हैं, क्योंकि ठीक है आप एस्टिमेट्स को हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, एस्टिमेट से उनको लग रहा है कल चल के इतना खर्चा होने वाला है, तुम ज़्यादा से ज़्यादा उनके अजम्पशंस बोलोगे कि इस अजम्पशन पे ले रहे हो वगैरह, वो अगर आपने आपको प्रूफ कर दिए, जस्टिफाइबल रीज़न दे दिए, अब वो तो सोच समझ के कर रहे हैं, सब कुछ दे देंगे जस्टिफाइबल रीजन तुमको, तो तुम क्या ही कितना ही क्वेश्चन कर लोगे ना एज एन ऑडिटर। तो मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज कर रहे हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट कर रहे हैं, ये एक सब चीज़ होती है जहाँ पे इन सारी तरीके से वो क्या करेंगे, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये तो हो गया एक तरह। दूसरी तरह क्या है, दूसरी तरह का फ्रॉड क्या होता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। यहाँ पे आप लोग रिपोर्टिंग में गड़बड़ नहीं कर रहे, यहाँ आप एसेट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। एसेट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, बेसिकली एंटिटी की एसेट है, पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। मान लो एंटिटी ने आपको लैपटॉप प्रोवाइड किया है, ठीक है, मान लो एंटिटी ने कि डायरेक्टर्स के पास में लैपटॉप्स है, कार्स है, कंपनी के लिए यूज़ करनी चाहिए वो कार्स, कंपनी के काम के लिए, कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए यूज़ करनी चाहिए वो सारी कार, पर वो यूज़ कर रहे हैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए। बेसिकली कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, डायरेक्टर्स आर सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अगर कंपनी की कार डायरेक्टर्स के पास है, कंपनी की एसेट्स डायरेक्टर्स के पास है, ताकि दे कैन यूज इट फॉर बिजनेस पर्पस, बट द मैनेजमेंट इज यूजिंग इट फॉर पर्सनल पर्पस। बेसिकली तुम ओनर्स को तो धोखा दे रहे हो ना, ओनर्स सोच रहे कार है डायरेक्टर के पास, पर वो कंपनी के लिए यूज कर रहा है, तुम यूज कर रहे हो उसको अपने पर्सनल पर्पस के लिए। फ्रॉड तो है, देखो फ्रॉड तो है, एसेट के साथ तुम छेड़छाड़ करो पर फ्रॉड तो है, ठीक है। ये हो गया एक मतलब एम्प्लॉयज़ भी करते हैं ना, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैनेजमेंट ही कर रहा है, हो सकता है एम्प्लॉयज़ छोटे मोटे लेवल पे एम्प्लॉयज़ भी फ्रॉड कर रहे हैं, आप लोग तो कर ही सकते हो। देखो एक सबसे बेसिक बताती हूँ, इतना बड़ा नहीं है पर बहुत जनरल है। कंपनी इज प्रोवाइडिंग यू विद अ लैपटॉप सो दैट यू कैन यूज इट फॉर पर्सनल, यू कैन यूज इट फॉर बिजनेस पर्पस। आप उसमें नेटफ्लिक्स देख रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, व्हाट्सअप चला रहे हो, यू आर यूजिंग एंटिटीज एसेट फॉर योर पर्सनल पर्पस, काइंड ऑफ थोड़ा सा फ्रॉड तो आप भी कर रहे हो, पर इतनी बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, व्हेन इट इज डन एट मास लेवल और बहुत ज़्यादा यू आर यूजिंग इट फॉर, लाइक ऐसा होता है ना कि बहुत वैल्यूएबल एसेट्स के साथ आप जब ऐसा कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है। नेक्स्ट है causing the entity to pay for goods or services which are not even received by the company। कंपनी को सर्विसेज मिली ही नहीं है वो सारी, डायरेक्टर्स फेक इनवॉइसेस जनरेट कर रहे हैं, डायरेक्टर्स कह रहे हैं हमने ये कर लिया वो कर लिया, कंपनी के लिए इतने एक्सपेंडिचर हमने किए, इतने एक्सपेंसेस हमने इनकर किए, हमने इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, पर इनफैक्ट वो सब कुछ चीज़ें हुई नहीं है, कंपनी इज नॉट इवन गेटिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्टर्स फेक इनवॉइसेस जनरेट करवा रहे हैं ताकि उनके बैलेंस में, उनके अकाउंट में पैसे जाए, ये भी तो फ्रॉड ही है ना यार, फ्रॉड तो है ही, ठीक है। तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है स्टीलिंग द फिजिकल, एकदम घटिया हरकत कर दी, चोरी कर रहे हो यार तुम लोग, चोरी, ऑब्वियसली इट इज अ फ्रॉड। नेक्स्ट है एम्बेजलिंग द रिसिट्स, रिसिट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, कंपनी के रेवेन्यू के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, फ्रॉड रेवेन्यू दिखा रहे हो, ये सब कर रहे हो, बेसिकली रिसिट्स के साथ एम्बेजलमेंट कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फ्रॉड ओनली। अब ये सब तो है कि कंपनी के किस तरह के फ्रॉड हो सकते हैं, इनको रोका कैसे जाए, ऐसे तो फिर बहुत जगह पे फ्रॉड होते रहेंगे, पर फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना रोकने के लिए। तो ऑडिटर करेगा क्या, कंपनी ऑडिटर चला रहा है क्या, नहीं, ऑडिटर क्या कर रहा है, सिर्फ ओपिनियन दे रहा है कि कंपनी में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ने प्रेजेंट किए वो सही है या नहीं, उस पर ओपिनियन दे रहा है। कंपनी थोड़ी चला रहा है ऑडिटर, की कंपनी में फ्रॉड ना हो उसका भी ख्याल रखेगा ऑडिटर। ये काम किसका होता है, डायरेक्टर का होता है। इट इज डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर कि फ्रॉड हो रहा है अगर कंपनी में, तो उसको प्रिवेंट कैसे करे, डिटेक्ट कैसे करे, उसके रिगार्डिंग करेक्टिव एक्शंस कैसे ले, ऑल दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो देखो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, डायरेक्टर्स की। इट इज डायरेक्टर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई or to prevent the fraud, to detect the, basically ऑडिटर डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कुछ फ्रॉड होने के चांसेस भी है ना,
तो उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बना के रखे, ठीक है। सबसे पहले तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स लगाने चाहिए इन ऑर्डर टू डिटेक्ट कि कुछ फ्रॉड हो रहा है क्या। एक बार डिटेक्ट हो गए तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए टू प्रिवेंट एंड टू टेक करेक्टिव एक्शंस कि अगली बार ऐसा ना हो। तो सी व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर। फर्स्ट, टू इम्प्लीमेंट अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू रिड्यूस द फ्रॉड। दूसरा, प्रमोट अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी, मतलब बेसिकली ऑनेस्टी का कल्चर, एथिक्स का कल्चर प्रमोट करना। ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? डायरेक्टर्स की, ताकि एम्प्लॉयज को एजुकेट इन दैट मैटर। Next is directors should recognize the fraud risk and include them in risk assessment and corporate governance process. डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्रॉड रिस्क एरियाज को आइडेंटिफाई करो और उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाओ इन ऑर्डर टू असेस कि क्या कहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस है। फिर ऑडिट कमिटी क्या करता है? रिव्यू करता है। और लास्ट में इंटरनल ऑडिटर की हेल्प लगे तो वो भी इंटरनल ऑडिटर भी क्या करता है? रिव्यू प्रोसेस में हेल्प करता है। देखो इसको आप लर्न कर सकते हो, बहुत ईजी एग्जाम्पल देती हूँ मैं। सबसे पहले क्या, एक इमेजिन करो कि एक स्कूल की गैदरिंग है, एनुअल फंक्शन गैदरिंग होती है ना, आप लोगों की भी हुई होंगी एनुअल फंक्शन गैदरिंग। अब वो एनुअल फंक्शन गैदरिंग में सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? कि डिसिप्लिन रहे, ये सारी चीज़ें इंश्योर करना स्कूल के मैनेजमेंट की। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट टू इंश्योर कि डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यूर राइट, स्कूल की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एंश्योर द डिसिप्लिन, ठीक है। स्कूल का मैनेजमेंट क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा कि कहाँ कहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स या व्हाट आर द रिस्क एरियाज, कहाँ पे ऐसा हो सकता है कि डिसिप्लिन के साथ छेड़छाड़ हो जाए, ठीक है। तो एक सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है कि अगर आउटसाइडर्स कैंपस में आ गए, अगर आउटसाइडर्स कैंपस में आ गए, स्कूल के लोगों के अलावा बाहर के बच्चे भी या बाहर की क्राउड भी अगर कैंपस में आ गई तो ऑफकोर्स थोड़ा इट बिकम्स मैसी। तो सबसे पहले मैनेजमेंट ने क्या किया? स्कूल के मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, कौन सा रिस्क एरिया है। फिर अब आइडेंटिफाई कर लिया, आप क्या बोलेंगे? हाय ऐसा हो गया तो बहुत गलत होगा, वैसा होगा। तो ये ऐसे थोड़ी होता है यार। देखो एक होता है कि तुमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, अब उसको लेके रोते थोड़ी बैठोगे, उसका सोल्यूशन फाइंड करोगे। वही स्कूल का मैनेजमेंट भी करता होगा। मैनेजमेंट क्या करेगा? उसके रिगार्डिंग सोल्यूशन निकालेगा। सोल्यूशन क्या निकालेगा? कि भाई किसी को भी विदाउट इनविटेशन कार्ड एंट्री नहीं है, भले ही स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हो, जो भी हो, पर अगर इनविटेशन कार्ड नहीं है तो एंट्री नहीं है। दूसरा, सिक्योरिटी गार्ड्स रखेगा, सीसीटीवी कैमरा लगाएगा, मतलब बेसिकली स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स रखेगा। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स एट द गेट्स एंड एट विद इन द कैंपस, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स रखेगा टू एंश्योर कि बाहर का कोई अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा प्रमोट द कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि देखो आप लोगों को भी इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप किसी आउटसाइडर को नहीं लेके आ रहे हो, आपके साथ सिर्फ 2 लोग अलाउड है ना, ऑनेस्टली काम करो, एथिकली काम करो। स्टूडेंट्स को थोड़ा ज्ञान वान देगा, ठीक है। कौन करेगा ये सब कुछ? स्कूल का मैनेजमेंट। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? आइडेंटिफाई किया कि रिस्क क्या है। फिर बाद में क्या किया? उसके रिगार्डिंग कंट्रोल्स लगाए, प्रमोट द कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी विद इन द स्टूडेंट्स, ये सब कुछ किया, ठीक है। अब ऐसा है क्या कि सिर्फ हायर मैनेजमेंट इन सारी चीज़ों का ख्याल रखता है? नहीं, ऑब्वियसली क्लास टीचर्स भी ख्याल रखते हैं, टीचर्स, फैकल्टीज, प्यून्स वगैरह सब लोग इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं ना। तो क्लास कोऑर्डिनेटर्स, प्रोफेसर्स, दे ऑल्सो इंश्योर दिस कि हाँ भाई सही से सब हो रहा है, क्या कोई बाहर का तो नहीं आ रहा है। अब इन सब चीज़ों में हो सकता है स्टूडेंट वॉलंटियर्स की भी हेल्प लगे, कि कुछ सीनियर्स जो होता है ना, क्लास मॉनिटर्स या फिर स्कूल हेड बॉय, हेड गर्ल्स, उन लोगों की भी हेल्प ले सकते हैं ना, कि आप लोग भी ये सारी चीज़ें इंश्योर करो, स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन मेंटेन रखो, ये सारा काम है ना। तो ऐसा, तो वही चीज़ें क्या करते हैं हम लोग, ऑडिट डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी ये सारी चीज़ें हो सकती है ना। सबसे पहले डायरेक्टर्स क्या करेंगे? दे विल आइडेंटिफाई। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है दे विल आइडेंटिफाई। एक सेकेंड ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? दे विल आइडेंटिफाई द फ्रॉड रिस्क एरियाज, recognize the fraud risk, है ना। दे विल recognize the fraud risk। उसके बाद में क्या करेंगे वो लोग? दे विल इम्प्लीमेंट अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल, है ना, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद में प्रमोट करेंगे कल्चर ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी वगैरह वगैरह, है ना। लास्ट में क्या करेंगे? ये काम सिर्फ मैनेजमेंट का है क्या? नहीं, तो उसमें क्या करेगी? टीचर्स भी हेल्प देंगी। तो टीचर्स की जगह पे कौन आ जाएंगी? ऑडिट कमिटी। तो ऑडिट कमिटी मस्ट ऑल्सो रिव्यू द फ्रॉड प्रिवेंशन प्रोसीजर्स। एंड लास्ट में हो सकता है कि स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स, मतलब बेसिकली यहाँ पे इन दैट केस को हम क्या बोल सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर्स भी क्या करेंगे? रिव्यू प्रोसेस में
हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती है कि स्कूल फंक्शन में मैनेजमेंट की जगह पे, यहाँ पे मैनेजमेंट की जगह हम किसको ले सकते हैं, डायरेक्टर्स, who will first ensure the primary responsibility of identifying the risk and internal controls and promoting the culture of honesty। प्रोफेसर्स या कोऑर्डिनेटर्स की जगह कौन हो सकता है, यहाँ पे ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी विल ऑल्सो इंश्योर कि फ्रॉड प्रिवेंशन मेथड सही से इम्प्लीमेंट हुई है कि नहीं, और उसके लिए ऑडिट कमेटी हो सकता है इंटरनल ऑडिटर की भी हेल्प ले सके। ठीक है, सो दिस इज एन लाइक क्वाइट एन ईजी एग्जाम्पल जिससे आप याद रख सको। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंटरनल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड। देखो, ऑडिट ओपिनियन जो देता है ना, वो होता है एक्सटर्नल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर इज डिफरेंट देन इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर, एज द नेम सजेस्ट, इज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। कंपनी के अंदर का पर्सन है ये, जो कंपनी के अंदर रह के ऑडिट देख रहा है। उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करता है, कंट्रोल सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर कंट्रोल्स में कुछ प्रॉब्लम है तो करेक्टिव एक्शन सजेस्ट करता है कि भाई कंट्रोल सही से काम नहीं कर रहे हैं, आप ये एक्शंस लो, वो एक्शंस लो, वगैरह वगैरह, ये सब। तो बेसिकली इंटरनल ऑडिटर कहाँ कहाँ पे हेल्प कर सकता है, इंटरनल ऑडिटर भी हेल्प कर सकता है फ्रॉड प्रिवेंट या डिटेक्ट करने के लिए। मतलब बेसिकली इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेगा कि कंट्रोल सही से काम कर रहे क्या, वेदर द कंट्रोल्स आर एबल टू डिटेक्ट द फ्रॉड और नॉट। एक बार अगर कंट्रोल सही से काम नहीं कर रहा है तो उसके बाद में वो क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग सजेस्ट करेगा क्या, इंप्रूवमेंट। देखो यहाँ पे लिखा है सजेस्ट करेगा क्या, इंप्रूवमेंट। थर्ड लाइन देखो क्या लिखी है, कंडक्टिंग द फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमाइन हाउ द फ्रॉड अकर्ड। फ्रॉड अकर कैसे हुआ है, असेस करेगा हाउ द फ्रॉड अकर्ड। ठीक है, फ्रॉड असेस करेगा, क्या करेगा, एक्सटेंट ऑफ फ्रॉड, डिटरमाइन करेगा हाउ द फ्रॉड अकर्ड, असेस करेगा द एक्सटेंट ऑफ फ्रॉड कि कितना फ्रॉड हुआ है, और उसके बाद में क्या करेगा, रिकमेंड करेगा मेजर्स टू प्रिवेंट द फ्रॉड। उसके अलावा हो सकता है सरप्राइज असेट काउंट करे कि भाई, क्योंकि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट अगर हुआ है तो सरप्राइज काउंट कर लो कि भाई इतने एसेट पिछली बार थे, अभी भी इतने है कि नहीं, मिस अप्रोप्रिएट तो नहीं हुए। उसके अलावा मियर प्रेजेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर ही बहुत हेल्प करती है कि मतलब अगर इंटरनल ऑडिटर जैसा कोई प्रेजेंट है कंपनी में तो अपने आप ही एम्प्लॉयज़ फ्रॉड करने से थोड़ा बहुत तो डरेंगे। जनरली जैसे एक होते हैं ना, जैसे अगर आपके घर में आप और आपका भाई बहन जो भी है, यंगर ब्रदर सिस्टर, एल्डर ब्रदर सिस्टर, आप लोग बहुत लड़ रहे हो, पर अगर वहाँ पे पापा आ गए, पापा का सिर्फ होना काफ़ी है और आप लोग शांत बजाओ, पापा कुछ बोलेंगे भी नहीं, उनका सिर्फ होना काफ़ी है ना। तो ऐसे ही होता है, इंटरनल ऑडिटर का सिर्फ होना ही काफ़ी है। जस्ट मियर प्रेजेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर एक्ट्स एज डिटरेंट टू अवॉइड द फ्रॉड। तो ये तो हो गया इंटरनल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले तो डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फिर इंटरनल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पर अब आता है मेन कि हमारी क्या है, एज एन ऑडिटर हमें क्या देखना है, एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड रिस्पॉन्ड टू दोस असेस्ड रिस्क। मतलब बेसिकली एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर आपका काम प्रिवेंट करना नहीं है, आपका काम है कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना कि भाई ये फ्रॉड रिस्क एरियाज हो सकते हैं, यहाँ पे अगर फ्रॉड हुआ तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत हाई रहेगा। और अगर फ्रॉड आपने असेस कर लिया कि फ्रॉड हो रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ये है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो एज एन ऑडिटर, एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर आप कौन सी प्रोसीजर लगाओगे, सबसे पहले लगाओगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द फ्रॉड रिस्क। उसके बाद में यू विल अप्लाई द रिस्पॉन्डिंग प्रोसीजर। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब क्या, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि फ्रॉड रिस्क एरियाज क्या है, फ्रॉड हुआ है कि नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सिंपल है। किसका काम है फ्रॉड आइडेंटिफाई करना, मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले चले जाओ मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट से ही डिस्कस करो, मैनेजमेंट से ही डिस्कस कर लो। मैनेजमेंट से डिस्कस करो मतलब बेसिकली क्या, उनसे डिस्कस करो कि भाई आपने फ्रॉड आइडेंटिफाई करना आपका काम है, आपने जो ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए, आपने जो असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाई थी उसमें आपको कोई फ्रॉड मिला क्या। सबसे पहले तो पूछो कि आपने असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाई कौन सी थी, व्हाट आर द असेसमेंट प्रोसीजर्स अप्लाइड बाय यू टू आइडेंटिफाई द फ्रॉड। उनसे ही पूछो, तुम्हारा काम है फ्रॉड आइडेंटिफाई करना ना, तुम्हारा काम है फ्रॉड आइडेंटिफाई करना, प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना, करेक्टिव एक्शंस लेना। तो तुमने कौन सी प्रोसीजर्स लगाई है फ्रॉड पकड़ने के लिए। फिर मैनेजमेंट बोलेगा हमने ये प्रोसीजर लगाई है। फिर मैनेजमेंट से पूछोगे अच्छा तुमने ये सारी प्रोसीजर्स लगाई है, तुमको कोई मिला है क्या फ्रॉड, मिला क्या फ्रॉड,
तो फिर मैनेजमेंट बोलेगा हाँ हमें एक छोटा सा फ्रॉड तो मिला था। फिर आप पूछोगे अच्छा, फिर वो फ्रॉड के लिए आपने करेक्टिव एक्शन कौन से लिए? मैनेजमेंट से ही पूछ लो, उनसे ही इंक्वायरी करो। देखो, इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट अबाउट देयर प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द फ्रॉड। इफ एनी फ्रॉड वॉज आइडेंटिफाइड व्हाट आर द करेक्टिव एक्शंस, वो भी मैनेजमेंट से ही पूछ लो। आस्किंग द मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिटर एंड TCWG अबाउट एनी नोन और सस्पेक्टेड फ्रॉड, उनसे ही पूछो कि आपको कोई फ्रॉड मिला है क्या। उसके अलावा मैनेजमेंट तो हो सकता है, एक चीज हो सकता है कि मैनेजमेंट को फ्रॉड मिल गया तो वो आपको बता देगा, नहीं मिला तो भी बता देगा, जो भी है। पर यहाँ पे आप मैनेजमेंट पे डिस्कस करके खत्म नहीं करोगे, आप खुद भी लगाओगे कुछ प्रोसीजर्स। आप क्या करोगे, यू विल डिस्कस द फ्रॉड रिस्क विद एंगेजमेंट टीम। अपनी टीम के साथ, एंगेजमेंट टीम के साथ में डिस्कस करोगे कि कौन से जगहों पे फ्रॉड होने के चांसेस है। तो एक तो हो सकता है कि इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स मतलब क्या? इंसेंटिव्स मतलब क्या? बेसिकली देखो, एक फ्रॉड रिस्क एरिया क्या होती है कि अगर कंपनी के मैनेजमेंट को इंसेंटिव्स मिलने वाले हैं, जैसे कि एक चीज होती है कि कंपनी को लग रहा है कि कंपनी के मैनेजमेंट को बहुत हाई बोनसेस मिलने वाले हैं, तो अनयूजुअल पेमेंट हो रही है कंपनी के मैनेजमेंट को। मतलब जनरली उसी लेवल के पोजीशन के, उसी लेवल के आदमी को जनरली 1 करोड़ की पेमेंट मिलनी चाहिए, पर ये वाले मैनेजमेंट को अलग ही मिल रही है। 1 करोड़ तो उसकी फिक्स सैलरी, उसके ऊपर से 50 लाख का बोनस मिल रहा है। क्यों मिल रहा होगा? क्यों ही मिल रहा होगा? हो सकता है कुछ इंसेंटिव्स है, हो सकता है इंसेंटिव्स के लालच में मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कंडक्ट करे। तो एक हो सकता है इंसेंटिव्स कुड बी वन ऑफ द मोटिव, कि मतलब हो सकता है मैनेजमेंट सोच रहा है कि अगर सेल्स को मैं इन्फ्लेटेड फिगर पे दिखाऊं, मतलब 10 करोड़ के ऊपर बोनस मिलता है, अगर 10 करोड़ के ऊपर सेल्स हो गई तो बोनस मिलेगा मैनेजमेंट को 1%, ऐसा पॉलिसी है कंपनी का। अब कंपनी मैनेजमेंट क्या करेगा? हो सकता है मैनेजमेंट माइट डिसाइड टू डू द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मतलब 10 करोड़ की सेल्स हुई नहीं है पर दिखा दो, क्योंकि बोनस मिलेगा ना। फिर दूसरा इंसेंटिव दूसरा क्या हो सकता है मोटिव? अपॉर्चुनिटी। आपने वो अभिषेक उपमन्यु की ये सुनी है स्टैंड अप कॉमेडी, कि क्राइम पेट्रोल बना ही उस बेसिस पे है कि विक्टिम ब्लेमिंग पे है वो पूरा का पूरा शो, कि मतलब क्रिमिनल तो गला काटेगा ही, तुम गर्दन लेके क्यों घूम रहे हो, वैसी वाली बात है। अब अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ये भी मैनेजमेंट की गलती है। अगर अपॉर्चुनिटी है तो फ्रॉड तो इंसान करेगा ही, तुम अपॉर्चुनिटी दे ही क्यों रहे हो? दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस टू कमिट फ्रॉड ना। अपॉर्चुनिटी आपके आंखों के सामने एकदम से हीरो का भंडार रखा है, मन तो ललचाएगा कि एक हीरा उठा लेता हूँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है ना आपके पास करने की। कोई कंपनी है, एक वो भास्कर मूवी देखिए आप लोगों ने, भास्कर करके एक मूवी है, वहां पे ना ही इज द वन हु इज हैंडलिंग द कैश, वो पूरा कैश हैंडल कर रहा है खुद ही, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है भाई, उसको कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा, वो लेके जा रहा है रात को कैश सारी, वापिस अगले दिन आके रख दे रहा है। तो अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड कमिट करने की। तो अगर अपॉर्चुनिटी है तो ऑडिटर का काम क्या करना है? ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करना, ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करो कि कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कहाँ कहाँ पे इंसेंटिव्स की लालच के कारण लोग फ्रॉड कमिट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे मैनेजमेंट का एटीट्यूड, रवैया ही बदला हुआ है और पूरा अजीब ही टाइप का बिहेव कर रहा है मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर ऐसी कुछ हाई रिस्क एरियाज है तो मतलब देयर कुड बी अ चांस ऑफ फ्रॉड, कि मतलब अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड कमिट करने की। कैश जो हु इज हैंडलिंग द कैश, एंटायर कैश, उसके पास अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड कमिट करने की। हो सकता है वो थोड़ा बहुत स्टीलिंग ऑफ एसेट कर ले, तो रिस्क एरियाज तो है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो फ्रॉड रिस्क एरियाज, उसके बाद में क्रॉस चेक करो कि फ्रॉड हुआ है कि नहीं। और कैसे क्रॉस चेक करोगे? ऑफकोर्स प्रॉपर एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा के। ठीक है, ये सारी एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाओगे, अदर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओगे, एविडेंसेस कलेक्ट करोगे इन ऑर्डर टू एंश्योर कि फ्रॉड नहीं हुआ है या हुआ है जो भी। ठीक है, एंड लास्ट इज रिस्पॉन्डिंग टू द असेस्ड रिस्क। अब आपने रिस्क आइडेंटिफाई तो कर लिया, उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है? तो आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले रिव्यू करोगे जर्नल एंट्रीज, कि जर्नल एंट्रीज में कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हुआ है, जर्नल एंट्रीज में कुछ मिस एप्लीकेशन तो नहीं हुआ है ना। रिव्यू करोगे मैनेजमेंट एस्टिमेट्स सही तो है, अजम्पशंस तो सही है ना, एटलीस्ट ऐसा तो नहीं है कि रॉन्ग अजम्पशंस के बेसिस पे एस्टिमेट्स बना रखे हैं, कुछ भी उल्टे सीधे अजम्पशंस लगा के एस्टिमेट्स बनाए, तो उनकी रीजनेबलनेस चेक करो।
अजम्पशंस की, एस्टिमेट्स की रीजनेबलनेस चेक करो कि आप बोल रहे हो कि 10,000 का खर्चा कल चल के लगने वाला है आपको, तो किस बेसिस पे बोल रहे हो? फिर मैनेजमेंट आपको समझाएगा कि भाई आप पिछले रिकॉर्ड चेक करो, हर बार हमको 9-9,500 का खर्चा लगता ही है, इस बार थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा, हमें पता है 500 रुपये का हम एक्स्ट्रा खर्चा पकड़ के चल रहे हैं, तो ठीक है, जस्टिफाएबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैनेजमेंट बोल रहा है कि हर साल हमको 10,000 का खर्चा लगता है, पर इस बार हमको लगता है कि क्या पता इन्फ्लेशन के कारण 50,000 का खर्चा लग जाए। अरे ये क्या बात हुई? इसका कोई रीजनेबलनेस ही नहीं है। 10 का 12 होगा, 11 होगा, 15 होगा, 20 भी बहुत हुआ तो 20 होगा, तुम बोल रहे हो 10 की जगह आपको 50,000 लगेगा, क्यों? क्योंकि खर्चा बढ़ गया, इन्फ्लेशन हो गया, ये हो गया। ये कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन थोड़ी है। उसके बाद मैं एग्जामाइन करूंगी अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स, कुछ अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स हुए हैं क्या, है ना, ईयर एंड में कुछ अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हुए हैं क्या। उसके अलावा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, देखो रिटर्न रिप्रेजेंट मैनेजमेंट से लिख के लो कि उन्होंने जो जो हमें कम्युनिकेट किया है, उन्होंने हमें बता दिया है कि कहाँ कहाँ पे फ्रॉड आइडेंटिफाई हुए हैं, उन्होंने हमें बता दिया है कि कहाँ कहाँ पे फ्रॉड डिटेक्ट हुए हैं, उन्होंने फ्रॉड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, उसके फ्रॉड रिस्क असेसमेंट रिजल्ट सब कुछ हमारे साथ शेयर किए हैं। ये मैनेजमेंट से लिख के लो, क्योंकि फिर मैनेजमेंट को डर रहेगा ना कि मैनेजमेंट लिख के दे रहा है कि हमने आपको सब कुछ सच सच बताया है, पर अगर मैनेजमेंट ने अगर आपको सब कुछ सच सच नहीं बताया तो दे विल बी एट रिस्क। तो उनसे लिख के लो कि तुम बोल रहे हो ना कि तुमने ये प्रोसीजर्स लगाई है, तुमने सारी प्रोसीजर्स हमको बता दी, तुमने सारे फ्रॉड जो तुमने डिटेक्ट किए थे वो हमको बता दिए, तुम्हें लगता है ना तुम हमसे सच बोल रहे हो, तो हमें लिख के दे दो, बस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो उनसे। एंड लास्ट चीज कि देयर इज ऑलवेज अ रिस्क दैट सम फ्रॉड मे गो अनडिटेक्टेड। हमेशा एक रिस्क तो है कि हो सकता है आप सारे फ्रॉड आइडेंटिफाई कर ही ना पाओ। मैंने पहले ही बोला था आईएससी स्टार्ट होने के टाइम पे कि कुछ फ्रॉड इतने सोफिस्टिकेटेडली डिजाइंड होते हैं ना कि वो पकड़ में नहीं आते, ऑडिटर के भी पकड़ में नहीं आते, यूजर्स तो दूर की बात। सारी प्रोसीजर्स लगाने के बाद में भी ऐसी कुछ एरियाज हो सकती है जहाँ पे फ्रॉड पकड़ में ना आए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अनलेस आपने अपने एंड से सब कुछ ट्राई किया है, सारे प्रोसीजर्स लगाए हैं, सारे स्टैंडर्ड्स के साथ फॉलो किया है, एविडेंसेस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस लिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने एंड से हर चीज, हर पॉसिबल ट्राई कर लो। फिर भी अगर कुछ फ्रॉड नहीं पकड़ में आए तो क्या कर सकते हैं? अभी हमने तो अपने एंड से पूरा ट्राई किया है। और उसके मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि एक होता है कि कोल्यूजन अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स, कोई की मैनेजमेंट। कोल्यूजन अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स मतलब कि 2-3 लोगों के आपस में मिली भगत है, अब नहीं आपको पकड़ में आ रहे हैं फ्रॉड, तो क्या करोगे? अब वो आप सोचो अकाउंट्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट और इन्वेंट्री डिपार्टमेंट, तीनों की आपस में मिली भगत है। कितने की परचेज हो रही है उसमें परचेज डिपार्टमेंट और इन तीनों की मिली भगत है। परचेज डिपार्टमेंट असली परचेसेस नहीं दिखा रहा, स्टॉक डिपार्टमेंट भी उनका साथ दे रही है कि ठीक है हम सही एक्यूरेट काउंट नहीं बताएंगे, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी साथ दे रहा है कि ठीक है हम एक्यूरेट एंट्री नहीं करेंगे। अब तीनों की मिली भगत है भाई, कोल्यूजन है एम्प्लॉयज में। तो अब तीनों में से 3 ही एरिया है क्रॉस चेक करने के लिए, तीनों से ही क्रॉस चेक करोगे आप लोग। अब तीनों ही आपस में मिले हुए हैं, नहीं आप पकड़ सकते फ्रॉड ऐसे जगहों पे ना। 3 जगह से आपने एविडेंसेस फाइंड करने की कोशिश की, तीनों से आपको सेम ही, तीनों डिपार्टमेंट से आपको सेम ही एविडेंस मिला, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कुछ तो भी फ्रॉड हुआ है, स्टॉक्स में कुछ तो भी गड़बड़ है? नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, ये कुछ हाई रिस्क एरियाज है जहाँ पे फ्रॉड डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि फ्रॉड आर ऑलवेज सोफिस्टिकेटेडली डिजाइंड। तो पर आपको आपके एंड से सारा काम खत्म करना है अच्छे से, ठीक है, सो दैट यू आर एबल टू डिफेंड योरसेल्फ। कल चल के अगर फ्रॉड पकड़ में आए और आप पे कोई उंगली उठाए कि आपने सही से काम नहीं किया, तो आपको प्रूफ करते आना चाहिए कि मैंने सब किया था, अब नहीं पकड़ में आया तो मैं क्या करूं, पर मेरे एंड से सारी चीजें हुई थी। ठीक है, ये आपको खुद को डिफेंड करते आना चाहिए, खुद ने आपने सारी प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर्स लगानी है। अब जब फ्रॉड, अगर मान लो आपको फ्रॉड पकड़ में आ गया, नहीं पकड़ में आया तो उसका क्या करोगे, पर पकड़ में आ गया फिर क्या करना है? वंस द फ्रॉड इज आइडेंटिफाइड, आपको रिपोर्ट करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? कम्युनिकेट करोगे प्रॉपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करोगे कि हमें ये फ्रॉड है, पर मैनेजमेंट ही अगर इन्वॉल्व है फिर क्या? फिर आप TCWG से, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से कम्युनिकेट करो। पर अगर दोनों ही इन्वॉल्व है फिर क्या करोगे आप? इन दैट केस आपको लीगल एडवाइस लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट के साथ पास जाओ कि भाई हमको ये फ्रॉड आइडेंटिफाई हुए हैं। पर अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व है तो फिर आप क्या करोगे? उनसे हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी, मतलब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास जाओगे। पर अगर दोनों ही इन्वॉल्व है फिर आप क्या करोगे? लीगल एडवाइस लोगे। ठीक है, लास्ट ऑप्शन वही बचता है
लीगल एडवाइस, तो लीगल एडवाइस लोगे, कंसिडर करोगे कि कोई लीगल ड्यूटी है क्या आपकी कम्युनिकेट करने की किसी और रिपोर्टिंग, मतलब फॉर एग्जांपल आपने देखा कि इनकम में मतलब इनकम जो है वो कम दिख रही है क्योंकि एक्सपेंसेस इन्फ्लेटेड थे, एस्टिमेट्स गलत थे, आपने फ्रॉड पकड़ लिया। अब फ्रॉड पकड़ लिया, अब आप ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करना है, हो सकता है इनकम टैक्स अथॉरिटी नीड्स टू नो, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को बताओ कि भाई इनकी इनकम ज़्यादा आती है, इन्होंने इनकम कम दिखाई है, उसके कारण टैक्सेस भी कम दिए होंगे। तो कंसिडर कि क्या कोई लीगल मतलब आपकी कोई और लीगल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है या किसी और अथॉरिटी को कम्युनिकेट करने की, ठीक है, प्रोवाइडेड लॉ अलाउज यू, मतलब ऐसा ना हो कि कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो रही है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब इवन तो कॉन्फिडेंशियलिटी आपको यू हैव टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, स्टिल सी कि लॉ अगर आपको अलाउ करता है रिपोर्ट करने के लिए तो प्लीज रिपोर्ट इट, ठीक है। तो इफ फ्रॉड हैज मटेरियल इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ऑडिट ओपिनियन मस्ट बी मॉडिफाइड, ऑब्वियसली अगर फिर आप ऑडिट रिपोर्ट में भी मॉडिफाइड ओपिनियन दोगे बेसिकली, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट ISA 240। इफ देयर इज एनी डाउट, इफ यू फील कि और कुछ इम्प्रूवमेंट करना है और कोई एसेस और कोई ISS वगैरह या कोई स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स वगैरह पे आपको कोई डाउट है, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ओके, सी यू देन, बाय, ऑल द बेस्ट।